बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत में एक बयान सियासी दशा और दिशा दोनों तय कर देता है। एक बयान से किसी की बोली बंद हो जाती है तो किसी के बोल बवाल बनकर निकलने लगते हैं। अब देखिए, आरएसएस प्रमुख के एक बयान ने बिहार की सियासत में आरक्षण पर आर पार की लकीरें खींच दी हैं। लेकिन सवाल है कि इस लकीर के इस पार कौन सियासी फकीर बन जाएगा और उस पार कौन सियासी अमीर। सवाल यह भी कि आरक्षण की लकीर चुनाव के वक्त में ही क्यों पीटी जाती है। इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। जाति की राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाले यूं तो बिहार में विकास की बहार बहाने का दावा करते हैं, लेकिन बात अगर जात की हो तो जंग की जमीन बदल जाती है। आरक्षण के बहाने बिहार में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इसको मिटाने की क्या जरूरत है मिस्टर दीपक कुमार? इसको बस थोड़ा बदल दीजिए। आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात। खैरात हमारे जन सिद्ध अधिकार है। पिछले 60 साल से SC ST और अब OBC आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से? अच्छा, हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं आप। हमने आज तक किया क्या है? अरे भूल गए तो फिर से पढ़ लीजिए इतिहास कि कौन मेहनत करके कमाता रहा है और कौन उसे खैरात समझकर लूटता रहा है। अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर लिया अपनी पेटियां आप लोगों ने और हमसे खैरात की बात करते हैं। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे चलाए, जूते सिए, बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? ठीक कहा आपने, उसी काबिल है आप, उतनी ही औकात है आपकी और यही खटिया है आप। यहाँ देश के भविष्य को बनाने की बात हो रही है। और जो काबिल आरक्षण पर आर पार की ये दो तस्वीरें हैं। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। एक फिल्मी पर्दे की तो दूसरी सियासी पर्दे की। फिल्म में आरक्षण की जरूरत पर एक ऐसी बहस दिखाई गई जो इन दोनों बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सियासत की इस बहस की शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से शुरू हुई। संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए गए इंटरव्यू में भागवत ने कहा, आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसके लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। समिति ये तय करे कि कितने लोगों को और कितने दिनों तक आरक्षण देने की जरूरत है। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद सियासत उबल पड़ी है। विरोधियों ने तुरंत इस बयान को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही है उससे यह साफ प्रकट होता है कि वे आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को ठीक नहीं मानते। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने कथन में इस बात की वकालत की है कि ये जितने लोग हैं, राजनीति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। इनको हिम्मत है तो आप आरक्षण को खत्म करो। आपने भाजपा और आरएसएस ने, जिसमें खाली ब्राह्मण भरे हुए हैं, इन लोगों ने अजगर के बिल में हाथ डालने का काम किया है। इसे देश के पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई और बहन, सजग हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन तुमको ललकार रहा है और हम इनको धूल हम लोग चटाएगा और हम लंगोटा बांध के खड़े हैं। कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। बिहार में चुनाव है, ऐसे में आरक्षण पर संघ प्रमुख के इस बयान पर बीजेपी को कुछ बोलते नहीं बन रहा है।
वहीं नीतीश कहते हैं कि आरएसएस के कहने के बाद अब कुछ बचा नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक राजनैतिक संगठन है, इसके अलावे कुछ नहीं। और बार बार ये कहते हैं कि हमारा विचार वही है, और अभी भी 3 दिन के शिविर में उन्होंने कहा। इसलिए उनके कहने से यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती है बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के सामने। आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। अनर्गल और जो झूठे मुद्दे हैं उनको लेकर आ रहे हैं। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है, संघ स्पष्ट कर चुका है। हालांकि जिन पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और जिन पिछड़ों के नाम पर आरक्षण की राजनीति होती रही है, उसी वर्ग से आने वाले नेता जीतन राम मांझी कहते हैं कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, आरक्षण का जो मूल अवधारणा थी वो था कि शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए उसको किया जाए, और शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए किया गया था कि हर 10 वर्ष पर उसको रिव्यू किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1962 में पार्लियामेंट में कहा था कि इस तरह से बेतरतीब आरक्षण को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में आज जब भागवत जी रिव्यू की बात करते हैं, कोई उसको रोकने की बात तो उन्होंने नहीं की। जाहिर है जाति की राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाले बिहार में चुनाव के कारण आरक्षण के बहाने सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश विरोधियों की है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई आरक्षण पर नए सिरे से बहस की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल वही कि क्या आरक्षण पे फिर से एक बार नए सिरे से चर्चा करने की आवश्यकता है? पद्माशा झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे मृत्युंजय तिवारी जी राजद से, प्रोफेसर अभयानंद सुमन साहब रालोसपा से, और नवल किशोर यादव जी और उपेंद्र प्रसाद साहब बीजेपी और जदयू से जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल आप ही से हम करना चाहते हैं मृत्युंजय तिवारी जी। 1991 वाली कहानी दोहराई जा रही है कहीं ना कहीं। एक स्थिति थी 1991 में, मंडल वर्सेस कमंडल। बैठे बिठाए भाजपा ने कहीं ना कहीं आपको एक जबरदस्त मुद्दा दे दिया, जिस मुद्दे पर आप जबरदस्त आपने सफलता हासिल की थी 1991 में। नहीं, देखिए शिवपूजन जी, ऐसा है कि जो संविधान में व्यवस्था की गई है, और जब 1991 की आपने बात की, उस समय जब बीपी सिंह जी ने इसको लागू किया था, आपको याद होगा कि उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ये राम रथ लेकर के निकल गए। तभी तो मैंने जिक्र किया मंडल वर्सेस कमंडल। इसीलिए हमने कहा कि लालू प्रसाद जी बराबर ये बातें कहा करते हैं कि असली चेहरा जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ गया आरएसएस का, भाजपा का, कि ये अंदर में क्या सोच रखते हैं। इनका जो असली चेहरा मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, इसके बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो पूरा केंद्रीय मंत्री, सारे प्रधानमंत्री जाकर के वहां नतमस्तक होते हैं, इसके बाद जब बवाल मचा और लालू प्रसाद जी ने खुल्लम खुल्ला चुनौती दिया, तो इसके बाद रविशंकर प्रसाद जी आकर के कहते नहीं 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 नहीं, तब लिपापोती। तो हम तो पहले ही कहते रहे लालू जी कि जाति जनगणना प्रकाशित करो। मृत्युंजय जी, ये राजनीति से परे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने विजुअल्स चलाया था, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के साथ आप बैठे हुए थे। क्रिकेट में क्यों नहीं कर देते हैं आरक्षण? भाई क्रिकेट में देखिए, अब क्रिकेट का आरक्षण आप बात कर रहे हैं कि आज भी उस दौर को आप याद कीजिए जब राजा महाराजा के बेटे क्रिकेट खेला करते थे, और आज अंडा बेचने वाले के बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। काबिलियत के हिसाब से ही, काबिलियत के हिसाब से खेल रहे हैं। तो जो आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था बा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था, कर्पूरी ठाकुर ने किया था। मुझे जवाब मिल गया। प्रोफेसर अभयानंद सुमन साहब, आपने जवाब को सुना। बैठे बैठाए कहीं ना कहीं आप जबरदस्त तरीके का मुद्दा दे दिया है भाजपा ने, सरसंघ चालक ने चुनावी मुद्दा बनाया। और गौरतलब है कि 1991 में महज 5 सीटों पर भाजपा सिमट करके रह गई थी बिहार में, जबकि उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर काबिज हुई थी। उनके लिए मुद्दा वहां पर जबरदस्त वोट पोलराइजेशन हुआ था, और उसी के कारण 51 सीटें आई थी, राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन बिहार में वो मुद्दा नहीं चल पाया था, 5 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। सुमन साहब। हाँ, ऐसा है कि मोहन भागवत साहब ने आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं की है।
उन्होंने कहा था कि इस पर जो है से इसको देखा जाए, और सही में हमारे माननीय हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीताराम मांझी साहब ने कहा, वो खुद महादलित से आते हैं, इन्होंने कहा कि इसका सर्वेक्षण होनी चाहिए। हमारी पार्टी और खास करके एनडीए ये आरक्षण विरोधी कभी नहीं रहा है, और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बयान आया है। ये अपोजिट के लोग, और खास करके बिहार में चुनाव है, यहाँ में चुनाव से डर करके, ये हार के डर से इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री गलतियों से सबक नहीं लेते हैं क्या? गलतियों से सबक नहीं लेते हैं क्या? हाँ, एक मिनट, आप एक बार आग को छूने से उंगली जल जाती है, ये आपको एहसास नहीं है क्या, या भाजपा को एहसास नहीं है क्या? नहीं, मोहन भागवत साहब ने कहा कि जैसे आप देख सकते हैं कि आरक्षण की जहां बात है, तो हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने जिस तरह से जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण की आवश्यकता महसूस किया था, तो उसी तरह से आज आरक्षण की आवश्यकता अनिवार्य ही नहीं है बल्कि अति अनिवार्य है। उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि जो आज इतने वर्षों में, आज़ादी के इतने सालों में जिनको आरक्षण मिला है और उनका लाभ उनको मिल चुका है, लेकिन कुछ दलित और महादलित के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो इसलिए उसको सोचने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं यानी आपके हिसाब से वो कमेटी फिर से एक बार री एग्जामिन करे, ये कहना चाह रहे हैं? उपेंद्र जी हमसे जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी अभी हम चर्चा कर रहे थे। एक मिनट मैं इसको समाप्त कर लेता हूं। आप सोचिए कि आरक्षण, मैं फिर कहा कि आरक्षण की अनिवार्यता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि आरक्षण चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनको आरक्षण को लाभ लेकर के 91 से लेकर के अभी तक कितना वक्त हो गया? 91 से लेकर के अभी तक कितना वक्त हो गया, कितने साल हो गए? नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत साल हो गए, बहुत सारे वर्ष हो गए, तो जिनको आरक्षण से लाभान्वित हो गए हैं, बहुत सारे दलित महादलित के लोग हैं, जैसे मुसहर समाज के लोग हैं, गलती जातियों के लोग हैं। गलती किसकी? 25 साल में पूरा का पूरा एक जनरेशन को तो आप जबरदस्त तरीके से नहीं, जो आज तूल दे रहे हैं, पहुंचाया जा सकता था। एक मिनट, आजादी के बाद सबसे देश में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस के लोगों ने किया है। कांग्रेस आपको लगता है कि जिम्मेदार है? चलिए, हमारी मजबूरी आपको रोकना। उपेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, उपेंद्र जी से एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। उपेंद्र जी, 1991 एक बार फिर देख रहे हैं कि मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमा रहा है। बैठे बैठाए कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन को भाजपा ने यह मुद्दा दे दिया। आपकी पहली टिप्पणी। शिव पूजन जी, यह जो सुमन जी ने जो दलील दे रहे हैं, ये थोथी दलील है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, यह संविधान में संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, और इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको विशेष सहायता देना है, विशेष अवसर देना है। और ये देखा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं वही आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं। तो इसके सवाल पर और जहां तक रही कि कुछ को लाभ मिल गया, शिव पूजन जी, तो इसके लिए तो है क्रीमी लेयर का भी व्यवस्था है कि लाभ उसी को होगा जो क्रीमी लेयर के नीचे जो आते हैं जी, तो उसमें तो संशोधन हुआ ही है। अब इसके बाद क्या इसका आप मतलब जब अभी गांव का दौरा करते हैं, आप देखते हैं कि अगड़ी जातियों में भी ऐसे लोग हैं जो उस कगार तक पहुंच चुके हैं जहां अब उन्हें आरक्षण की जरूरत है। उसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? नहीं, सवाल ये नहीं उठता है। सवाल है कि आर्थिक दृष्टि से जो है उसके लिए कुछ परसेंटेज तो है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसमें संविधान में सीधे व्यवस्था है। मानसिक जो शोषण हो रहा है वो सामाजिक स्तर पर, तो क्यों होने दे रहे हैं? तो मैं जानना चाह रहा हूं इस मुद्दे को। तकरीबन 90 के दशक से आप ले लीजिए, 90 के दशक से लेकर के अभी तक इस मुद्दे को सिर्फ भुनाते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता, जमीनी हकीकत नहीं बदलती। उपेंद्र जी, नहीं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंप्लीमेंट करने में बेईमानी हो रही है। ये तो आज आप चाह रहा हूं, आप वोट लेते हैं इस मुद्दे पे, इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते फिर? नहीं, आप सवाल है कि हम पॉलिसी बनाते हैं, इंप्लीमेंट करने वाले आप डाटा देख ले, उठाकर देख ले, कौन करेगा इंप्लीमेंट? आप पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नेंस अगर आपके हाथ में है। अगर 25 साल हम सिर्फ बिहार का जिक्र कर लें, राष्ट्रपति बिहार का जिक्र कर लें, उपेंद्र जी सिर्फ बिहार का जिक्र कर लें, 25 साल में क्या कुछ बदल दिया? नहीं, मैं शिव पूजन जी मैं ये कह रहा हूं 25 ही साल का सवाल नहीं है, फिर आजादी के बाद से लेकर अब तक का मैं प्रश्न उठा रहा हूं। तो फिर राष्ट्रपति भवन से लेकर निचले इकाई तक भाजपा भी अच्छे जितने भी अच्छे महत्वपूर्ण पद पर जो अधिकारी और पदाधिकारी है,
कहीं न कहीं उनके अंदर की आत्मा बेईमान रही है। यही कारण है कि निश्चित रूप से लोगों को सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है और आज तक लाभ नहीं मिला है। आखिर क्या कारण है? कितने दिनों के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुई? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूं इसका, लेकिन जिम्मेदार है। लेकिन जो नवल जी से पूछते हैं, नवल जी थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को उलटना चाहूंगा आपके सामने। उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जिस पर भी चर्चा होनी है ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए जी, सदन में होनी चाहिए, ना कि सदन के बाहर कोई कमेटी बनाई जाए और अपने अभी हम आएंगे उस मुद्दे पे भी। अभी तो बनाया जाए उसके अनुसार हम उसको लागू। अभी तो बहस के पहले पायदान पे हम हैं जी, सीढ़ी अभी ऊपर चढ़नी है। नवल जी थोड़े से इतिहास के पन्नों को उलटते हैं। 1498 बाबर ने फरगना से लेकर के समरकंद, एक कल्पना की समरकंद को भी कैप्चर करेंगे। समरकंद को कैप्चर किया, करीबन 7-8 महीने लग गए। समरकंद को कैप्चर करके उसका जब तक अपने आप को कंसोलिडेट करते, उधर फरगना भी हाथ से गया। एक पीरियड था जब कहीं के शासक नहीं थे, अच्छा खासा मामला चल रहा था। एनडीए ताल ठोक रहा था कि ज़बरदस्त तरीके से जो है इस बार सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, वजह कि छोटे भाई बड़े भाई उनका दिल नहीं मिलता। गुजरात को ध्यान में रखते हुए, गुजरात में जिस तरीके से पटेल का मुद्दा उठा है, आपको नहीं लगता कुछ एक ऐसे मुद्दे को उठा दिया गया है जो बैठे बिठाए आज की तारीख में जबरदस्त पॉलिटिकल मुद्दा बन गया आपके ओपोनेंट्स के लिए? यानी वही बाबर की कहानी 1498। नहीं शिवपूजन जी, इसमें देखिए, एक तो कि हम एक पक्षीय कभी कभी सोच लेते हैं, एक यह दिमाग में बैठाना कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है और आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, यह दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसलिए निकाल देना चाहिए कि पहली दफा कर्पूरी जी जब भारत में आरक्षण लागू नहीं हुआ था, भारत के कुछ प्रदेशों में साउथ में थे, लेकिन बिहार में पहली दफा जब कर्पूरी जी 27.5% रिजर्वेशन लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, आरएसएस के समर्थन से वो सरकार थी, हमने वो लागू करवाया था, हमारे समर्थन से वो लागू हुआ था। इसलिए ये लांछना हम पर कोई नहीं लगा सकता। जब 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, हमारे समर्थन से सरकार बनी, घोषणा पत्र जारी हुए अलायंस का, उसमें मंडल कमीशन लागू करने का घोषणा पत्र में सहमति हमारी और उनकी बनी थी और हमारे ही सहयोग से मंडल कमीशन लागू हुए। ये मोहन भागवत जी ने यह कहा कि इतने लंबे अरसों से जब कोई बात चल रहा है तो इस पर एक बार कुछ लोगों को, विद्वत जनों को बैठा के असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट करने के इसके क्या आउटपुट है, क्या खोया, क्या पाया, क्या इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। इसमें धरती घसकने की बात नहीं है, विरोध करने की बात नहीं। हमारी पार्टी दलितों, शोषितों, गरीबों, अजगर के बिल में कोई कह रहा है अजगर के बिल में हाथ डाल दिया, ये मुद्दा उठा करके लालू जी का बयान है। जो जात पात के हवा बुन के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके धरती घिसकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तो उनके लिए सक्सेसफुल रहा है ना। 91 का जिक्र कर रहे थे आपके आने के पहले, 91 का जिक्र कर रहे थे। आप लिटरेट आदमी हैं, दुनिया में एक इतिहास भी हूबहू कभी रिपीट हुआ हो? आप इतिहास की बात कर रहे थे, बाबर हुमायूं, एक भी इतिहास दुनिया में हूबहू रिपीट दोबारा नहीं किया है। नहीं किया गया तो हम ऐसी गलतियां करेंगे क्या? किया गया वो इतिहास बाध्य हो जाए रिपीट करने के लिए? खैर, भ्रम में नहीं रहिए, चाहे लाख प्रयास करें, बिहार की जनता जानती है। आप आरक्षण का विरोध यहाँ कर रहे हैं कि आपने सभी पुरुष भाइयों को बुलवा दिया और हम जब बोलने लगे तो फिर ये बोलना शुरू कर रहे हैं। तो आरक्षण का विरोध तो महिलाओं के लिए पहले आप कर रहे हैं। चलिए, आपने हमें तो मौका ही नहीं दिया। हम बिल्कुल आपके पास ही आ रहे थे। महिला के लिए आरक्षण, आपने सुना अब तक का डिबेट आप डायनामिक आदमी, आपको हम ही से झगड़ा लीजिएगा तो हो जाएगा आपका काम? नहीं, चलिए बिल्कुल नहीं, आराम से अपनी बातों को रखिए। आप लोगों ने बोला, आपको लग रहा है गैर जरूरी था ये बयान, बैठे बैठाए आपके विपक्षियों को एक मुद्दा मिल गया। हालांकि जीतन राम मांझी जी स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बयान में आखिर है क्या, रियल में इसका रीअसेसमेंट होना चाहिए, रीवैल्यूएशन होना चाहिए, कमेटी बिठाई जानी चाहिए, ये तय कर लेना चाहिए कि आखिर कौन से हैं जो लाभान्वित हुए, कौन ऐसे लोग हैं जो लाभान्वित नहीं, जिन तक लाभ नहीं पहुंच पाया। पद्मशा जी, मांझी जी का बयान तो अभी तुरंत आपने सुन ही लिया जी। शिवपूजन जी, मेरी तो राय है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। मैं मोहन भागवत जी ने जो कहा उसके समर्थन में बोलना चाहती हूँ जी, क्योंकि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा क्यों नहीं होगी? 1 आने किलो जो आलू मिलता था, आज वो आलू 45 रुपये किलो मिल रहा है।
तो क्या धीरे धीरे परिस्थिति में बदलाव नहीं आया है? और बहुत अच्छा कहा मांझी जी ने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो आरक्षण संविधान में शुरू में 1947-1952 में जो लागू हुआ, उससे परिस्थितियां बदली हैं, तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा तो वो सही था। आज मोहन भागवत ने जो इसी समीक्षा की बात कही, तो वो बात जिसका फंसाने में कोई जिक्र न था, वो बात जिसका फंसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। क्या तो आपको लग रहा है डीएनए जैसा मुद्दा हो गया क्या? ये ऐसा नहीं, आपको लग रहा है डीएनए जैसा मुद्दा हो गया क्या कुछ? पूजन जी, दो बात मैं और प्रकाश डालना चाहती हूँ कि आरक्षण का दुरुपयोग तो किया गया है। गरीबी के, मुझे याद है चंद्रशेखर जी कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ये बात उठाई थी कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनका आरक्षण होना चाहिए और इस बात की गणना होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण आर्थिक स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। अरबपति जो उस आरक्षण के दायरे में आते हैं वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और एक गरीब ब्राह्मण मधुबनी के गांव में भूखों मर जाता है, आत्महत्या कर लेती है औरत अपने बच्चों के साथ, उसको आरक्षण नहीं मिलता। उसका कसूर इतना है कि वो जात की ब्राह्मण है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है और इसका विरोध होना चाहिए। एक सेंटेंस उनको कहने दीजिए, महिलाओं पर कोई आरक्षण नहीं हुआ। सारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी में, आप देख रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में योग्य महिलाओं को भी वाइस चांसलर नहीं बनने दिया गया, एक को भी, क्योंकि महिलाओं की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं, वो सेकंड ग्रेड की सिटीजन आज भी आपके राज्य में मानी जा रही है। तो नीतीश जी और लालू जी, इन दोनों को बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना लड़ने के लिए चाहिए, एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि वोट का जनाधार तो खिसका जा रहा है, तो चलो किसी ने कुछ बोल दिया उसी को मुद्दा बना लिया। मेरा यही कहना है कि उन्होंने जो कहा, उपेंद्र जी आपको लग रहा है ये मुद्दा कहीं ना कहीं, हमारे उपेंद्र जी आपको लग रहा है ये मुद्दा कहीं ना कहीं डीएनए के मुद्दे के जैसा साबित होगा और अंत में आप लाख ढोल पीट लें, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लाखों सैंपल्स भेज दिए गए, उस मुद्दे को आप चुनावी मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। शिव पूजन जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैडम जी से पहले मैं जो इन्होंने आरोप लगाया, बिहार और नीतीश जी को तो इनको धन्यवाद देना चाहिए जी कि स्थानीय निकाय में 50% महिलाओं का आरक्षण देने वाला बिहार अकेला है। सब कुछ नहीं है। शिक्षकों की बहाली में 50% आरक्षण देना बिहार एक पहला राज्य है, उदाहरण दिया है। और पुलिस ग्रेड में भी वहां पर भी 35% आरक्षण की व्यवस्था करना बिहार पहला राज्य है, देश के लिए उदाहरण है ये। नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए और निश्चित रूप से और मांगनी चाहिए। और हम लोग महिला आरक्षण का कभी विरोध नहीं, हम लोग चाहते हैं, लेकिन आरक्षण में भी आरक्षण हो, हम लोग चाहते हैं आरक्षण हो, ये निश्चित रूप से। देखिए इस पर तो काफी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम जो आज चर्चा का विषय रखे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो मुद्दा आज उठाया है, मतलब जिसको आपने एक तरीके से चुनावी मुद्दा बना लिया है, मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के हम उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये मुद्दा आपको माइलेज देगा या नहीं देगा, ये बताइए। निश्चित रूप से शिवपूजन जी, बिहार की जनता जो इनकी छिपी हुई एजेंडे हैं उसको समझती है। ये लोग समझेगी आरक्षण को समाप्त करने का कदम है, आने वाले दिनों में उस दिशा में लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। आज जहां शिवपूजन जी पूरी बात सुनिए, आज आप देख लीजिए कि किस ढंग से महाराष्ट्र में हुआ है। टेम्पू चालकों को भी लाइसेंस देने में हिंदी प्रदेश वालों को कैसे रोका जाए, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा। अब इस ढंग से आगे आने वाले दिनों में उसको अपना लिया। तो ऐसा क्यों शगुफा छोड़ते हैं, भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं। एक बात फिर मैं स्पष्ट उपेंद्र जी को भी कर देना मैं चाहता हूं, रिजर्वेशन आपने लागू नहीं किया। रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी और उस दिन के आरएसएस जिनके समर्थन से कर्पूरी जी की सरकार थी, वो हमारा देन है कि गरीबों, दलितों, शोषितों, जो अनटचेबल हैं उनको दिया जाए। 90 में भी 89 में सरकार हमारे समर्थन से बनी और हम हमारे एजेंडे में थे तब वो बना है। इसलिए इनको ये भड़काने से कि मंडल कमीशन और ये रिजर्वेशन खत्म कर दिए जाएंगे, इससे कोई फर्क ये इससे पहले समझ लें। 91 की तस्वीर जो है वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, आपका कहना है। सवाल देखिए, उसके कारण है ना जी, उसके कारण यह है कि जब तक ये भारत रहेगा और भारत के संविधान रहेंगे जी, उसमें जब तक अंतिम पंक्ति के आदमी आपके समानांतर खड़ा नहीं हो जाएंगे तो कोई भी इस देश के राजनेता उसको समाप्त नहीं कर मोहन भागवत के बयान को इस चर्चा को उठाएंगे इसी बिंदु से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। आरक्षण। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है बड़ी बहस में। उपेंद्र प्रसाद जी, ब्रेक पे जाने के पहले आप बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या लग रहा है एक लार्जर पिक्चर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने हथकंडा बनाया जदयू ने और राजद ने, आपको लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कम से कम इलेक्ट्रेट को ये समझाने की जो मायावती ने पहले समझाने की कोशिश की थी, तिलक, तराजू और तलवार, भाजपा सिर्फ इसी की पार्टी है, ये कर रहे हैं कोशिश आप? नहीं, देखिए, ये नवल जी ने जो कहा कि बिहार में कर्पूरी जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने और 78 में जब लागू किया तो इनका कहना है कि उसमें हमारा समर्थन था। लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि कर्पूरी जी ने जब बिहार में आरक्षण लागू किया तो कर्पूरी जी से समर्थन और विश्वास प्रस्ताव किसने लाया और उनको गिराने का किसने काम किया? उसी ढंग से जब बीपी सिंह ने जब लागू किया देश में, तो जब पूरे देश भर के जब पिछड़ों दलितों की जो गोलबंदी होने लगी तो इस गोलबंदी को तोड़ने के लिए रथ किसने निकाला और समर्थन किसने वापस लिया? इन्हीं से मैं जानना चाहता हूं। ये लोग भले कुछ बोल दे, लेकिन आरक्षण का ये लोग विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब, दलित, पिछड़े वर्गों को जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है उसका अमलीनामा पढ़ने। जब आप गरीब का जिक्र करते हैं, बचपन से कहानियां पढ़ रहा हूं, एक गरीब ब्राह्मण था, कहीं नहीं पढ़ा कि एक बहुत रईस ब्राह्मण था। आज की तारीख में स्थिति, इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आप तो बहुत दौरा करते हैं गांव का, क्या आपने दयनीय स्थिति ब्राह्मणों की कभी नहीं देखी, राजपूतों की नहीं देखी, दूसरे जो है स्वर्णों की नहीं देखी, गरीब स्थिति? तो सब गरीब तबके के आरक्षण की बात कौन कर रहा है? शिवपूजन जी, कहीं आप जाति शब्द को क्यों नहीं हटा सकते? नहीं, निश्चित रूप से हट जाए तो जाति को हटा दीजिए। यही जाति जो गरीब है वो आरक्षण की श्रेणी में आना चाहिए। जाति को ही हटाने का यह व्यवस्था है। मैं तो कह रहा हूं शिवपूजन जी, हम तो इस बात का हमेशा समर्थक हैं। नहीं, पटेल, हमारी बात को तो सुन लिया जाए। जिस तरीके से पटेल का आंदोलन शुरू हुआ गुजरात में, आपकी पलटी पन्नी में उसी पे ले लेता हूं। आपकी क्या सोच है? 15% हमारी बात को सुन लिया जाए ना गुजरात में। नहीं, उस पे टिप्पणी एक छोटी सी मुझे दे दीजिए। आप उसका समर्थन करते हैं, आप उसके विरोध में हैं? नहीं, हम तो कहीं भी हो, हार्दिक पटेल जी का जो मूवमेंट है, नहीं, मैं वहां के सामाजिक स्थिति उसकी नहीं जान रहा हूं, लेकिन यदि जो भी सामाजिक दृष्टि और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है उसको आरक्षण का मैं वकालत करता हूं देश के किसी भी भाग में, क्योंकि हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन शिवपूजन जी ने जो आपने कहा कि गरीब ब्राह्मण, तो हमने यही सामाजिक व्यवस्था देखा है कि ब्राह्मण कभी हल नहीं जोतता है। कहीं न कहीं गरीबी रहने का पीछे एक न एक कारण जाति व्यवस्था, सामाजिक क्या मजबूर कर दिया जाए? माफ कीजिएगा जी, तो क्या मजबूर कर दिया जाए? नहीं मजबूर नहीं, निश्चित रूप से प्रोडक्शन काम में सबको लगना चाहिए। नहीं, सबको लगना चाहिए, लेकिन ये बताइए। नहीं, जाति के आधार पर अमुक जात का ही व्यक्ति यह काम करे, अमुक जात का व्यक्ति यह काम नहीं करे। मैं तो कौन कह रहा है? अब कौन कह रहा है? वैसे मैं ये कह रहा हूं, मैं तो सीधे सपाट शब्दों में आपसे ये कह रहा हूं, जिसे जरूरत है उसे आरक्षण दिया जाए। निश्चित रूप से देनी चाहिए। आप जो जिस प्रतिभा का है उसको देनी चाहिए। मैं आप जवाब दे ले पद्माशा जी, आप जवाब दे दें। मैं जवाब दे रही हूँ। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उपेंद्र भाई जी से, हमारे दोस्त हैं जी। कि दोस्त नहीं, हम बेटा के समान नहीं, वो भी दोस्त होता है, बेटा कह रही है। राजनीतिक दोस्ती की बात कर रहे थे, चलिए आगे की बात है, बेटा नहीं है। जी, बहुत वक्त की कमी है मैडम, पॉइंट पे। आपसे ज्यादा उम्र नहीं, आपका भी उम्र 60 जी, सवाल पूछ लें प्लीज, वक्त की कमी है। मैं एक बात पूछ रही हूँ, मजाक नहीं है जी, कि गरीब ब्राह्मण को, जो भूमिहीन ब्राह्मण है, उसको ये जमीन दे दें, नीतीश जी जमीन दे दें, लालू जी जमीन दे दें, वो गरीब ब्राह्मण हल जोतेगा। आप कह रहे हैं कि वो हल नहीं जोता ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भूमिहीन है, वो पोथी पत्र लार्जर पर्सपेक्टिव लेते हैं। चलिए लार्जर पर्सपेक्टिव में आते हैं। नवल किशोर यादव जी, नवल किशोर यादव जी, आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं आपको डिस्टर्ब किया, अब मुझे मत कीजिए। मुसलमानों को भी आपने आरक्षण नहीं दिया, महिलाओं को, शिक्षित महिलाओं को आपने कहीं आरक्षण नहीं दिया, आपने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आरक्षण नहीं दिया। आप ये जो आरक्षण दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो दिखावे का आरक्षण है, वो जिंदगी को आगे बढ़ाने का और समाज के विकास का आरक्षण ये नहीं है।
गरीब है, चलिए। लोग मारे जा रहे हैं। नवल जी, आपको नहीं लग रहा कि एक बार फिर आपके ओपोजिशन ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रेट को, यानी जो वोटर्स हैं, उनके दिमाग में ये विश्वास बिठाने की कि सिर्फ तिलक तराजू और तलवार की पार्टी है भाजपा? देखिए, हम ये जो महागठबंधन जिनको कहते हैं जी, ये घबराहट में है। जिसे कोई आदमी जब दरियाओं में डूबते रहता है तो कभी सांप का पोंछी पकड़ लेता है, कभी घड़ियाल का पोंछी पकड़ लेता है, कभी जहाज का भी पीछे का पोर्शन पर जान बचाने के लिए, उसी तरह ये लोग कभी रिजर्वेशन के बारे में गलत इंटरप्रिटेशन देने लगेंगे, कभी डीएनए की बात करने लगेंगे, कभी नाखून कटा के ये शहीद बनना चाहेंगे। ये मुद्दा खोज रहे हैं, चूंकि जो आजादी के बाद से कर्पूरी जी का 27 महीना छोड़ के बाकी की सरकारें जब इन लोगों ने ही चलाया है, तो बिहार की जनता इनसे सवाल न करे कि ये गरीबी, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये गरीबी, ये बेकारी, ये बेरोजगारी, ये नौजवानों के हाथ खाली और दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के गिरती व्यवस्था, स्वास्थ्य की गिरती व्यवस्था, किसान आत्महत्या पर उतारू हो गए, ये सवाल नहीं पूछे। इसके लिए इंटरप्रिटेशन कभी डीएनए का लेते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने कह दिया कि मैं जानता हूं, जब आरएसएस के कह दिए तो इनकी क्या है। नीतीश जी तो आरएसएस के बड़ी दूध पिए हैं, इसलिए इनको बहुत अनुभव है, गोदिये में खेले हैं, तब आरएसएस मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब बोलिएगा, सहमत नहीं होइएगा। राजनीति में जवाब तो ले लीजिए, अपने इख्तियारों के बाद जवाब तो ले लीजिए। बोलिए, इसके बाद मैं इनका जवाब दूंगा। देखिए, आप धैर्य मत खोइए, नहीं आप बोलिए, आप आरोप लगाइए, तिवारी जी को धैर्य है, तिवारी जी को धैर्य है। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं तो चुप था, आपने कहा तो मैं बोल रहा हूं। अब इन लोगों के धरती खसकने लगे जी, इसलिए गलत इंटरप्रिटेशन देके आंख में धूल झोंक के बिहार के गरीबों को अब ये कहीं भटका नहीं सकते हैं। बिहार के गरीब यह समझता है कि ई रिजर्वेशन के नाम पर, जातीय उन्माद के नाम पर, जातीय जनगणना के नाम पर, डीएनए के नाम पर ये हमको भड़का के और फिर अपने परिवार और पाखंडियों के शासन बना के ये बिहार की जनता ये भी पूछना चाहती है कि काले धन के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर जो आपने वोट लेने का काम किया, काफी चर्चा कर चुके हैं तिवारी साहब। लेकिन जनता ये भी पूछेगी कि दो बेटों को एक साथ टिकट देना, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको छोड़कर क्या ये आरक्षण के तहत आता, ये भी सवाल पूछ सकती है जनता आपसे। लेकिन उपेंद्र जी, आपको हमने विश्वास दिलाया था कि हम निश्चित रूप से आपके पास आएंगे जवाब के लिए। जो आरोप लगा है आप उसका जवाब दें उपेंद्र जी। हाँ शिवपूजन जी, मैं तो सीधे कहता हूँ, नवल आदरणीय नवल जी ने जो आरोप लगाया है कि हमारे नेता आरएसएस के गोद में पले हैं, ऐसी बातें नहीं है। मैंने अपने शर्तों पर 17 साल बीजेपी के साथ रहे थे आप। जी निश्चित रूप से मैं समर्थन में उनके समर्थन से सरकार चलाया, लेकिन हमारा जो समझौता था जिन शर्तों पर, हम उस शर्तों के तहत ही हमने सरकार चलाया है। हमने सरकार इनके समर्थन से सरकार रहते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमने एक्सटेंशन किया। मायावती ने उसी दौरान आरोप लगाया था ना कि तिलक तराजू और तलवार की पार्टी है भाजपा, तब तो आप साथ में थे। नहीं मैं नहीं, आप थे कि नहीं? नहीं मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हुआ तो आप साथ थे। नहीं आरएसएस का जो सवाल नहीं, तो मैं अपने शर्तों पर, हमने उस समय भी आरक्षण लागू किया। कौन सा शर्त? मुस्लिम आपने ये शर्त क्यों नहीं रखी? दिया आपने शर्त क्यों नहीं रखा था गोधरा का जो दोषी है, जिस पर कम से कम आप आरोप मढ़ने की कोशिश आप करते हैं, वो उसको हटाया जाए? नहीं शर्त नहीं, नहीं हमने तो आपने क्यों नहीं भाजपा को उस वक्त कहा कि तिलक तराजू और तलवार की पार्टी बन करके रहने से कोई फायदा नहीं है, आप विस्तृत करें अपना दायरा। सुनिए, जो आरोप मायावती ने लगाया। पूजन जी, हमने जो समर्थन लिया, लालू यादव जी को गाली दे रहे थे, प्रोग्राम बनाया, उसके तहत हमने समझौता किया। और कौन सा कॉमन मिनिमम हमारी बात जल्दी पूरी कीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। हमने इनको कहा, उस समय भी शर्त हमारी थी कि विवादित व्यक्ति और विवादित मुद्दे यदि इस हमारे गठबंधन में यदि व्यक्ति विवादित मुद्दे ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही विवादित व्यक्ति हमारे गठबंधन के मुख्य धारा में आने लगा बिहार के संदर्भ में, तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। विवादित व्यक्ति जब मुख्य धारा में आने लगा, मजबूरी एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस बिंदु से चर्चा को उठाएंगे। विवादित औकात क्या है आरएसएस के साथ?
आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है। ब्रेक के बाद फिर से बड़ी बहस में स्वागत है। अभयानंद सुमन जी, आपके पास हम नहीं आ पाए थे ब्रेक के पहले, आपकी क्या सोच? देखिए, स्पष्ट है शिवपूजन जी कि आप जानते हैं कि संविधान निर्माता ने आरक्षण की बात ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जा पाएंगे, वक्त की बहुत कमी है, बहुत बैकग्राउंड में नहीं जा पाएंगे हम। आपकी क्या सोच है, क्या ये मुद्दा बूमरैंग करेगा भाजपा पे? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो ऐसे बेवजह जो ऐसे इसको गुमराह कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है जैसे आपने ही कहा कि आज जो आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं वो वर्ग है या उनके परिवार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। तो अगर उसमें समीक्षा करने की बात अगर भागवत जी ने किया है, मोहन भागवत जी ने किया है, तो उसमें क्या उन्होंने गलती की है? अलायंस पार्टनर होने के नाते आपको खेद नहीं है इस बयान से? मतलब जो है आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज है कि मैं कि पूरा हिंदुस्तान के लोग रखते हैं, क्यों नहीं समीक्षा की आवश्यकता है? तो मृत्युंजय जी, तो फिर जिस तरीके से अब कहा जा रहा है, आपके विपक्षी कह रहे तिल का ताड़ आप बना रहे हैं, हो सकता है आप ही पर बूमरैंग करे, डीएनए का मुद्दा आप उठाने की कोशिश करते हैं, नीतीश जी कोशिश करते हैं। देखिए, आप मैं बताता हूं, एक मिनट से पूजन जी, अभयानंद जी थोड़ी सी बात की कभी फिर आते हैं आपके पास, तुरंत आते हैं। जीताराम मांझी को जब से ही हटाए हैं तब से इन्होंने सिर्फ आरक्षण की बात किया है। तो इनका चुनावी हथकंडा है, चुनावी मुद्दा है। एक किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सत्ता में चैलेंज बन के रह गए हैं आपके सामने। लेकिन मृत्युंजय जी, आपके पास हम आना चाह रहे थे, जो सवाल मेरा वही है कि तिल का ताड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए शिवपूजन जी, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हम फिर उतने इतिहास में हम नहीं जाते, इतिहास समय भी नहीं है, वक्त की बहुत कमी। आप निचोड़ बताएं, निष्कर्ष की ओर बढ़े, निचोड़ बढ़ा है। हम तो निचोड़, आप कच्चा घड़ा से फिर से पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं कच्चे घड़े से। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चुनौती दिया है, क्या हिम्मत है तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ। ये तो कोई कह नहीं रहा, ये तो कोई कह नहीं रहा, इसे तो चर्चा कर रहे हैं। कह नहीं रहा ये लोग कह रहे हैं, री एग्जामिन करने की जरूरत आखिर क्यों ना हो? मोहन भागवत जी ने कहा री एग्जामिन होना चाहिए, कमेटी गठित करके क्या इसका लाभ पहुंचा, किस तबके तक पहुंचा। आप चलिए, अगर जमीनी हकीकत देखनी है आप चलिए, जहां पर मैं रहता हूं आसपास जिस उस इलाके के जो लोग हैं, क्या उनको आरक्षण का कुछ भी लाभ मिला है? आप चलिए, जमीन आपको दिखाते हैं, और वो उस तबके से आते हैं जो आरक्षण सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, नीचे तबके के हैं, मांझी हैं। बराबरी में लाने के लिए जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, अरे तो हम दावा करते हैं, हुआ क्या? लाओ हमको, हुआ क्या? आज पद्मासा जी, गरीब महिला पद्मासा जी, जमीनी हकीकत तो ये बिहार के कई प्रांत में जब ट्रैवल करते हैं तो जिन लोगों को सख्त जरूरत है उनके लिए प्रावधान भी किया गया, आरक्षण तो उन तक पहुंचा नहीं। और कायदे से अगर आरक्षण पहुंचता तो 25 साल बहुत एक लंबा कार्यकाल होता है, इसमें पूरा का पूरा एक जनरेशन रिवैम्प हो सकता है। यू आर राइट शिवपूजन जी, आरक्षण की सिर्फ खानापुरी की गई है। मैं तो चूंकि आपके पास समय कम है, ये कहना चाहती हूं कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दीजिए, गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण दीजिए, महिलाओं को, विधवाओं को आरक्षण दीजिए, मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, और जो गरीब नीचे तबके के लोग उनको दीजिए। समीक्षा बेहद जरूरी है, समीक्षा बेहद जरूरी है, समीक्षा जरूरी है। गरीबों को आपको लग रहा है जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया है, जिस तरीके से मुद्दा मान लीजिए ठीक है, स्लिप ऑफ द टंग ही सही मान लेते हैं, या सोच समझ करके कहा गया, ये बूमरैंग कर सकता है भाजपा पे? बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी पद्मासा। कोई बुमराह नहीं कर सकता, बुमराह नहीं करेगा। समझदार लोग करेंगे जी, इस मुद्दे को लेकर के आप कहां तक आगे बढ़ेंगे? अगर लाखों की संख्या में नाखून काटे गए, शिवपूजन जी, आपके माध्यम से, सुमन जी के माध्यम से मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि यदि जो वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था से यदि बहुत बड़े समाज वंचित है जिसको मिलना चाहिए, वह तब बाधक होता जब ये बैकलॉग नहीं बचता।
बैकलॉग आज हर एक विभाग में बैकलॉग बनाया किसने हुजूर? नहीं, बैकलॉग आज भी बचा हुआ है, इसलिए जो आरक्षण बैकलॉग इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसको जरूरत थी उसको दिया नहीं। बैकलॉग इसीलिए ना बना शेष लोगों के लिए। लेकिन 1 साल का जो बच्चा उस वक्त होगा आज 26 साल का हो चुका है। हमारी बात को पहले सुन लीजिए, आपने इसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। दूसरी बात है कि इसी के समीक्षा करने के लिए पिछला गवर्नमेंट जातीय जनगणना कराई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन से गंदा है। ये इसी कारण है कि जातीय जनगणना जो है उसके रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, वो सार्वजनिक होगा इसके आधार पर जिसके और कैसे पॉलिसियां बने। पहला सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं करते? जातीय जनगणना को लेकर के पहला सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं करते? लोग नहीं लागू करना चाहते, इसलिए लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। आप बैकलॉग इसलिए जब जातीय जनगणना हुई है तो सार्वजनिक हो, और जो रिपोर्ट है जातीय जनगणना का उसके हिसाब से पॉलिसी में कुछ सुधार हो, कैसे आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का विशेष व्यवस्था किया। तो हम भी मान रहे हैं और होना चाहिए, ये तो सब हम लोग कह ही रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कब तक संविधान में रखेंगे? बैकलॉग क्यों बनता है? नवल जी जब तक आर्थिक दृष्टि में समानता नहीं हो जाए। देखिए ऐसा एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भागवत जी ने कहीं जातीय आधार पर बात नहीं कही है आरक्षण देने का। उन्होंने कहा पुनर्विचार की बात कही है। बिल्कुल, इसको हम भटकाव में नहीं ले जाए। पुनर्विचार का मतलब उसको हटाना नहीं होता है, और हमारी पार्टी रिजर्वेशन के पक्ष में रहा है। जब तक दलित शोषित इस यहाँ के जो अनटचेबल ग्राउंड पर जो भारत के संविधान में व्यवस्था किया है वो तमाम जो रिजर्वेशन लागू हुए हैं मेरे पहल पर हुए हैं, किसी लालू यादव के आशीर्वाद से और कहीं इनके नीतीश जी के आशीर्वाद से नहीं हुए हैं। इसलिए वो निश्चित रूप से रहेगा। ये पहले कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि हम कहीं से खंडन भी दिया है, खंडन किया है, और जो बात आप कह रहे हैं उसी बात की वोट लेना है। ये देखिए ये लोग चाहते हैं, देख लीजिए ये चाहते हैं, मोदी जी आते हैं वहां मृत्युंजय जी बहुत बार हमने जिक्र सुना सेक्युलर पार्टी, सेक्युलर फोर्सेस, इतनी सेक्युलर पार्टीज, इतने सेक्युलर फोर्सेस, फिर सिर फुटोवल क्यों होता है उसमें? सब लोग दावा तो करते हैं। देखिए शिवपूजन जी, ऐसा है कि जो सेकुलर वोटों का हम बात कर रहे हैं तो कहाँ से समाजवादी पार्टी सेकुलर है नहीं है? मायावती सेकुलर है या नहीं है? भाई समाजवादी सेकुलर हैं। समाजवादी को लालू प्रसाद जी ने, एक नीतीश कुमार जी ने एक पहल की कि सभी लोगों का जो वोटों का बिखराव हुआ जिसका फायदा ले गई भाजपा। बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं, लेकिन हम आपको वापस फिर अपने मुद्दे पे खींच रहे। सेकुलरिज्म का इसलिए मैंने आपको सामने जिक्र किया क्योंकि इन शब्दों का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल तो करते हैं आप लोग, लेकिन जिसको फायदा पहुंचना चाहिए फायदा कभी नहीं पहुंचता है। फायदा पहुंचता है। आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए, अरे भाई आपके यहाँ पार्टी में जो बेटा बेटी हमारे यहाँ बेटा बेटी से आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको डर क्यों लग रहा है? राष्ट्रीय जनता दल का युवराज देश के एकता व अखंडता पर खतरा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, फायदे की सौदेबाजी हो रही है, सीधी बात है। जात के आधार पर टिकट तो मिलते हैं, ये तो जानते हैं। एक सही तरीके से एक फॉर्मूले के तहत इसमें भी आरक्षण दिया जा सकता है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज में संभव है? मृत्युंजय जी, छोटी छोटी टिप्पणी संभव है क्या? निश्चित रूप इधर उधर घुमाए के घुमाए बगैर निश्चित रूप से ये संभव है। संभव है। पद्माशा जी, संभव है किस चीज के बारे में? पॉलिटिकल पार्टीज में रिजर्वेशन जी संभव है। जात के आधार पर टिकट बंटते हैं, अलग विषय है, लेकिन एकदम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत संभव है। अगर वो चाहे कुछ राज्य हैं राजस्थान जैसे 50% तो गरीबों को, महिलाओं को, मुस्लिमों को टिकट में आरक्षण दे, और ये संभव है। आप दोनों छोटी छोटी टिप्पणी हाँ या ना में खाली जवाब दे सकते हैं। हमसे पूछे दोनों से ना जवाब देने में बहुत निश्चित रूप से हम लोगों ने टिकट वितरण इस बात को ध्यान रखा है, इसको भी सोचे। और टिकट संख्या के आधार पर पिछड़ा का, दलित का, अल्पसंख्यकों का। नवल किशोर यादव साहब, उपेंद्र प्रसाद जी, पद्माशा झा साहब, मृत्युंजय तिवारी जी और प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आप मौर्य टीवी। क्या है आरएसएस के साथ?
आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। लंगोटा बांध के खड़े हैं, कौन माई का लाल है कि आरक्षण को खत्म कर दें। आरक्षण पर पार्टी बहुत विस्तार से अपना स्पष्ट कर चुकी है।